नमस्कार मित्रों, हम हर वर्ष कभी वैलेंटाइन डे, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, ये सारे मनाते हैं। लेकिन अजाने कारणों से कहीं ना कहीं हम मातृभाषा की बात भूल जाते हैं। आज मातृभाषा दिवस है, इसलिए इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। और मातृभाषा दिवस का संकट क्या है, ये स्थिति भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, बात यह है कि हमारे देश में ये एक विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा। हमें इस बात पर गर्व भी होता है कि अनेकता में एकता की बात हम बड़े एक नारे के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हम उसके सही मर्म को पहचान नहीं पाते। हमें नारे लगाने का एक स्वभाव है कि नारा अगर अच्छा लगता है तो उसको लगाइए, अगर उसमें संगीत है, लयबद्धता है, तो वो नारे का स्वागत करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद अगर चल गया तो चल गया, चाहे इनकलाब का सही अर्थ नारा लगाने वालों को मालूम हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल, बात करें मातृभाषा दिवस की। मातृभाषा दिवस आज है मित्रों, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 75 वर्ष बाद भी आज भी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर भाषा नीति नहीं बन पाई। ये एक बड़ी अजीब बात होती है कि हम लोग एक तरफ अमृत महोत्सव की बात करते हैं और अमृत महोत्सव के संदर्भ में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भाषा नीति कोई नहीं। हमें नहीं पता हमें कौन सी भाषा को बचाना है। बीच में त्रिभाषी फार्मूला एक आ गया। त्रिभाषी फार्मूला बिल्कुल अलग है, उसका मातृभाषा से कोई संबंध नहीं होता। वो 3 भाषाएं सामान्य रूप से ये अपेक्षा की जाती है कि 3 भाषाओं का फार्मूला लागू हो। तो इसमें यह है कि अंग्रेज़ी भी चलेगी, दक्षिण वालों को भी आपत्ति नहीं होगी। हिंदी इसलिए कि संपर्क की एकमात्र भाषा है और राजभाषा भी कभी बनेगी, पूरी तरह से नहीं बन पाई अब तक, लेकिन राजभाषा के रूप में इसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। और यही स्थिति तीसरी जो है वो एक प्रकार से क्षेत्रीय भाषा की बात आती है। लेकिन मातृभाषा जो है वो इस भाषा नीति का हिस्सा नहीं है। और उसका परिणाम क्या निकला है मित्रों कि लगभग हमारे यहाँ 500 के लगभग भाषाएं और बोलियां चलती रही हैं अब तक। और इसमें से लगभग 300 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें बोलने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचा। इसलिए जब बाल भाषा का प्रयोग करने वाला, मातृभाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अगर अपनी संस्कृति को पूरी तरह से त्याग देता है, जैसे एक सांप अपनी केंचुली को त्यागता है, तो ये केंचुली जो भाषा की, मातृभाषा की उसने त्याग दी इंसान ने, तो उसके बाद वो भाषा साथ की साथ ही ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से यही बात होती है कि इस समय 300 भाषाएं मर चुकी हैं और बाकी 190 भाषाएं वेंटिलेटर पर हैं, लगभग मृत प्राय। इनका पता नहीं ये बचेंगी या नहीं बचेंगी, अनिश्चितता की स्थिति है। स्टेबल भी इन्हें नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनकी स्थिति स्थिर है, जैसे कि है वैसी बनी हुई है। ये सारा का सारा आशंकाओं से भरा हुआ खेल है कि ये 190 भाषाएं भी बचेंगी या नहीं बचेंगी। अर्थात इस तरह से 490 जो भाषाएं हैं वो तो आप समझिए कि गई हमारे से, एक बार उनका विकास तो रुक गया। और अब जहाँ विसंगति है, कंट्राडिक्शन है, जहाँ विरोधाभास है, वो क्या है कि 2011 की जनगणना जब हुई थी तब ये प्रकाशित हुई थी 2018 में। जनगणना हो जाती है और उसके बाद उसके प्रकाशन, उसकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसमें बड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा। इसमें कई संशोधन भी बीच बीच में चलते रहते हैं। और उसके अनुसार माने तो देश के 1.25 अरब करोड़, एक अरब और लगभग 30 करोड़ अब हम कहते हैं, तो तब 20 करोड़ थे। तो इसका मतलब यह है कि 2011 के मुताबिक, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 20 करोड़ लोग देश के वो 1652 भाषाओं में, मातृभाषाओं में बात करते थे। मातृभाषाएं बिल्कुल अलग अस्तित्व होता है उनका, जो दूसरे की समझ में नहीं आता। अब सराइकी एक मातृभाषा है, ये अलग बात है कि सराइकी, जिसे आप बहावलपुरी भी कहते हैं, मुल्तानी भी कहते हैं, उसकी भी अब व्याकरण भी लोगों ने तैयार कर ली है।
उसका जो एक पारिभाषिक शब्दकोश है वो भी तैयार कर लिया गया है। ये बातें अपने निजी प्रयासों तक रहती हैं, लेकिन इनकी अधिकृत मान्यता हमारे देश में नहीं है। ये बात अलग है कि पड़ोसी देश में है। अब चलिए इस बहस को लंबा करेंगे तो बात मूल जो मुद्दा है उससे कट जाएगी। अब उसके बाद अभी तक ये है कि आज तक हम लोग ये तय नहीं कर पाए कि अंग्रेज़ी को क्या इसलिए अधिमान दे दिया जाए क्योंकि वो रोज़गार की भाषा है। अब रोज़गार की भाषा के रूप में अगर हम उसको आधार ये माने कि रोज़गार की भाषा है, तो उसमें दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि मातृभाषा को हम कैसे महत्व देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि मातृभाषाओं को भी रोज़गार के साथ जोड़ना होगा, वरना ये संकट जो है ये निरंतर हमें, क्योंकि मातृभाषा का मतलब हमारे संस्कार हैं। अब सही बात यह है कि अंग्रेज़ी का जो उच्चारण है वो पंजाब का आदमी अलग ढंग से करता है, उत्तर प्रदेश का अलग ढंग से करता है, बिहार का व्यक्ति अलग ढंग से करता है, और अगर वो पूर्वांचल का है तो वो अलग ढंग से करता है। एक ही भाषा के उच्चारण में भी एक रूपता नहीं आ पाती, क्योंकि मूल रूप से हमारी मातृभाषाएं अलग अलग हैं और 1652 मातृभाषाएं हम स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारी भाषाएं जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। जो मातृभाषाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, और लुप्त होती जा रही भाषाओं को बचाने के लिए हमारे पास कोई तयशुदा निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। अब एक हमारी सूची बनती है संविधान के निर्देशों के अनुसार, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में मातृभाषाओं को शामिल करने का कोई पैरामीटर, कोई वर्गीकृत आधार सरकार भी आज तक तय नहीं कर पाई। 2004 में हमने शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक पैरामीटर बनाया, क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए। अब जो क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात थी उसमें कुछ नियम बनाए गए कि एक अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस भाषा के ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास, इनकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष तो कम से कम पुरानी होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं है तो वो क्लासिकल लैंग्वेजेस की क्लास में, उस श्रेणी में नहीं आती भाषा वो। और दूसरा ये है कि उस भाषा की साहित्यिक परंपरा भी होनी चाहिए। लिटरेरी ट्रेडिशन नहीं है तो फिर भी वो स्वीकार नहीं हो सकती। और तीसरा ये है कि वो किसी अन्य भाषिक समुदाय का हिस्सा ना हो। अगर वो किसी और भारतीय भाषा परिवार का या एफ्रो एशियन परिवार का हिस्सा हैं वो भाषाएं, तो फिर उनको स्वतंत्र रूप से क्लासिक लैंग्वेज अर्थात शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसे मानदंडों के अनुसार 2004 में तमिल को माना गया कि तमिल इस देश की शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में शामिल की है। 2005 में संस्कृत बाद में शामिल की गई, और 2008 में तेलुगु और कन्नड़, और 2013 में मलयालम, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस की श्रेणी में आ गई। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में आने से जो भाषाएं बच गई उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और अगर मानदंडों को आधार बनाएंगे तो मानदंडों के अनुसार भी हमें अगर थोड़ी बहुत रियायत की कहीं गुंजाइश हो, थोड़ी बहुत कंसेशन मिले, थोड़ी बहुत रियायत मिले, तो बहुत सी अन्य भाषाएं भी क्लासिकल श्रेणी में आ सकती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी गड़बड़ हैं, और सबसे बड़ा संकट वही है कि हम लोग विरोधाभासों में आसानी से जीने के अभ्यस्त हो गए। हमें आदत बन गई है कि हम विसंगतियों में जी लेते हैं, विरोधाभासों में जी लेते हैं। कोई कहता है कि दही के साथ चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हम लोग पीते हैं तो कौन सा को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हमें एक आदत है, स्वभाव बन चुका है कि विसंगतियों, कंट्राडिक्शंस और विरोधाभासों के बीच में जीने का अभ्यास हो चुका है। और इसी प्रकार से हमने कोई भी ऐसा कोई भाषा नीति का मामला अभी तक तय नहीं किया। और अब दिक्कत ये है कि अब मैथिली, संथाली, कोंकणी, नेपाली, इनको तो शामिल बाद में कर लिया गया 8वीं अनुसूची में, लेकिन हरियाणवी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी भाषाएं अन्य भी हैं जो हरियाणवी अगर अलग से, उसका भी हरियाणी के नाम से अलग से व्याकरण, अलग से सब कुछ है, तैयार किया गया है। और कुछ शोध हो तो और भी हो सकता है, लेकिन इसे उस सूची में जारी करने के लिए ना तो को बहुत बड़ा दबाव पड़ा
और ना ही उसे स्वयं विद्वानों ने या नीति नियामकों ने इस लायक समझा कि इसे भाषा इसे उस 8वीं सूची में शामिल कर लिया जाए। तो मित्रों, ये एक अजीब सी स्थिति है जिससे उभरना बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा, माँ बोली जिसे आप कहते हैं, वो यूनेस्को ये कहता है कि अगर माँ बोली में बेसिक शिक्षा दी जाए तो बच्चा जल्दी ग्रहण करता है, उसकी ग्राही शक्ति पर दबाव नहीं पड़ता, टेंशन नहीं होती। लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत है और हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम ये जो 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कम से कम अब तो हमें भाषा नीति तय कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।